नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सामने हम सभी आर्ट ऑफ टीचिंग पर बात कर रहे हैं, जो शिक्षण कला आप सभी से बिहार सुपर टेट के बच्चों के लिए पूछा जाएगा। आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। हम सभी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आ सकते हैं और आने की संभावनाएं होंगी। तो सारे के सारे क्वेश्चन पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्त, तो आप सभी के सामने जो चैप्टर है वह आप सभी के जो सिलेबस में दिया गया है, जैसे शिक्षण के गुण है, पाठ योजना है, शिक्षण है, और बात किया है सूक्ष्म शिक्षण है, आकलन है, मूल्यांकन है, या शिक्षण के अर्थ या प्रकार हैं, या शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, इस तरीके के चैप्टर आप सभी के सिलेबस में दिए गए हैं। तो दोस्त, बात करेंगे इन्फॉर्मेशन है आप सभी के सामने। एक इन्फॉर्मेशन वह है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। ध्यान देंगे दोस्त, हिंदी इंडिविजुअल बारे में कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा। 1 साल की वैधता के साथ आपको क्लास या प्रोवाइड होगा और 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। दोस्त, बात करें तो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए, इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। बात करेंगे हम सभी पहले क्वेश्चन पर। देखेंगे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। पहला क्वेश्चन आप सभी से जो कह रहा है दोस्त, वह कह रहा है कि शिक्षण शास्त्र बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करता है क्योंकि यह बच्चे को किसके सक्षम बनाता है। कर समान चीजों का बार बार अभ्यास करने में, कर अधिक अनुशासित होने में होना, कर अत्यधिक कक्षा कार्य या क्लास वर्क और गृह कार्य, या कर अधिगम में सुनना या व्यस्त रहना। ध्यान क्वेश्चन की पढ़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन दोस्त ध्यान दें, करा कि प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है या बच्चे को किसके सक्षम बनाना चाहिए, बनाता है। ध्यान देंगे, समान चीजों को बार बार जो करा कि अभ्यास करना, क्या आप कोई समान चीजें हों उसको बार बार अभ्यास करने से कोई उसका प्रभाव होने वाला है। दोस्त, हमें नहीं लगता प्रभाव कोई होगा। देखिए, अगर आपसे कोई चीज हम दे दें, कोई पार्ट दे दें और कहें बार बार यही रिवीजन करो, यही पढ़ो, तो एक समय के बाद आप ऊब जाएंगे। आपको लगेगा कुछ नया पढ़ें, कुछ नया सीखें, लेकिन बार बार अभ्यास करने से ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए दोस्त, बात करें गलत होगा। अधिक अनुशासित होना भी गलत हो जाएगा। दोस्त, कर अत्यधिक कार्य, कक्षा कार्य और होमवर्क मतलब CW और SW देना, तो इससे भी कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। आप बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कीजिए। जब आप कॉन्सेप्ट सिखा देंगे तो बच्चा उसको समझ विकसित हो जाएगा और प्रैक्टिस के माध्यम से खुद सॉल्व करना शुरू कर देगा। कर कि अधिगम में सुनना और व्यस्त रहना। ध्यान देंगे, जब आप किसी बात को, जैसे हम कोई आपको चीजें अधिगम कर रहे हैं, लर्निंग आपको करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आप इस बात को अच्छे से पहले सुनिए। बात को जब सुनते हैं उसी में व्यस्त रहने का मतलब है कि आप उसी पर वर्क करते रहें, तो आपके लिए क्या होगा, वह बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इसीलिए कराया या बच्चों को अधिगम में सुनना और व्यस्त रहने में सक्षम बनाता है। तो दोस्त, आपको जो राइट आंसर होगा वह D इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। करा कि एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को ठोस, तरल और गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है, यह उदाहरण संबंधित है। ध्यान देंगे, ज्ञान उद्देश्य से, समझ उद्देश्य से, प्रयोग उद्देश्य से या कौशल उद्देश्य से। ध्यान दें दोस्त, ठोस के बाद बात कर रहा है, और बात करें वह द्रव या तरल की बात कर रहा है, या फिर बात करेंगे गैस की बात करेंगे। दोस्त, जहां तक हमें पता है कि ठोस की बात करें तो ठोस की जब आप बात करते हैं तो आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता। आयतन एवं आकार क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आयतन और आकार, आयतन एवं आकार की बात करें, आयतन एवं आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। किसमें, वह होते हैं ठोस में। दोस्त, बात किया जाए, अगर आप जानते भी होंगे, द्रव की बात करें तो आयतन क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। और बात किया जाए, आयतन निश्चित होता है, लेकिन जो बात किया जाए आकार की बात करें, आकार निश्चित नहीं होता है। आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। अगर आपसे गैस की बात करें, ना आयतन निश्चित होता है, ना आकार निश्चित होता है। तो ये आप जानते होंगे। और इसका कैसे आपने अर्थ लगाया, इसको क्या किया, आप एक समझ उद्देश्य विकसित हुआ, या किसका हुआ होगा आंसर, वह होगा समझ उद्देश्य से संबंधित है। तो ज्ञान उद्देश्य, समझ उद्देश्य बात करें, और प्रयोग उद्देश्य, कौशल उद्देश्य। आपके सामने 4 ऑप्शंस थे। जैसे ठोस के बारे में आप समझ लिया, आप द्रव के बारे में, गैस के बारे में, तो एक समझ उद्देश्य आप में विकसित हो गई। राइट ऑप्शन होगा B इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करा कि एक अध्यापक कुछ निर्देश लिखता है, कोई अध्यापक है कुछ निर्देश लिखता है ताकि छात्र लोकतंत्र का अर्थ समझने में सक्षम हो।
या उद्देश्य किस संकल्पना के अंतर्गत आएगा? करा कौशल के, संश्लेषण के, बोध के या विश्लेषण के। ध्यान देंगे दोस्त, करा कि कोई निर्देश लिखता है, क्या शिक्षक अध्यापक कोई निर्देश लिखता है, और करा कि किस लिए लिखता है? ताकि छात्र लोकतंत्र का अर्थ समझने में, अर्थ समझना का मतलब है जो मीनिंग है उसको, कॉन्सेप्ट को समझना। तो जब कॉन्सेप्ट को समझ रहा है इसका मतलब है बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, या इसे बोलते हैं अवबोध हो रहा है। अवबोध या बोध को क्या बोलते हैं? समझना ही बोलते हैं। तो दोस्त इसमें से सीधा आपको कैसे राइट करेंगे, आपके लिए जो राइट आंसर होगा वह सी होगा। क्यों? क्योंकि बात करें अर्थ समझने में, बात करा अर्थ समझने में सक्षम हो, तो अर्थ को समझने का मतलब होता है सक्षम, अर्थ का समझना का मतलब ही होता है बोध, बोध मतलब समझना ही होता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 4th नंबर के लिए बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। कारण निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने होगा और बताएंगे क्या कोलर है या स्किनर है, बीएस ब्लूम है या थॉर्नडाइक है। ध्यान देंगे दोस्त, थोड़ा से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन में। कोलर की जब दोस्त बात करते हैं आप, कोलर की जब आप बात करते हैं तो इनको जानते हैं अधिगम का क्या दिया है इन्होंने? अधिगम का सूझ का सिद्धांत, अधिगम का सूझ का सिद्धांत, या बात करें या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है किसने? दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है दोस्त? बात करें वह दिया है कोहलर ने। कोहलर की बात किया जाए तो यह गेस्टाल्टवाद के क्या है? गेस्टाल्टवाद के समर्थक भी है, गेस्टाल्टवाद के समर्थक भी बोले जाते हैं। कौन? वह कोहलर बोले जाते हैं। दोस्त बात करेंगे, ध्यान देंगे, स्किनर की बात करें तो स्किनर को आप जानते हैं आर-एस बॉन्ड की बात करते हैं, और यहीं पर बात किया जाए स्किनर बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करते हैं। और यहीं पर बात किया जाए स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? प्रयोग की बात करें तो आप जानते हैं स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? चूहे पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया था। और ध्यान देंगे आगे हम चलते हैं, ध्यान दें कर बीएस ब्लूम, जब आप बीएस ब्लूम की बात कर रहे हैं तो बीएस ब्लूम की जब आप दोस्त बात कर रहे हैं तो बीएस ब्लूम ने क्या दिया है? शिक्षण के उद्देश्य दिए हैं। क्या दिए हैं? शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य दिया है। शिक्षण के उद्देश्य की बात करें वह 3 उद्देश्य उन्होंने बताया, एक बताया संज्ञानात्मक, एक बताया भावात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, और बात किया जाए मनोगत्यात्मक, मनोगत्यात्मक। ये 3 क्या बताए हैं उन्होंने? या शिक्षण के उद्देश्य बताया है। तो दोस्त बात करें तो हमारा जो बात किया जाए बीएस ब्लूम ही नहीं होंगे, थॉर्नडाइक की जब आप बात करते हैं दोस्त, थॉर्नडाइक की जब आप बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने क्या दिया है? यस और बॉन्ड की बात की है, यस और बॉन्ड की बात करते हैं। और यहीं पर बात किया त्रुटि एवं प्रयास की बात करते हैं, त्रुटि एवं प्रयास की बात करते हैं थॉर्नडाइक। अगर अब बात किया जाए थॉर्नडाइक क्या करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी बोले जाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी बोले जाते हैं। अब आगे बात करें दोस्त, आगे बात करें तो थॉर्नडाइक की बात करें तो अधिगम के 3 मुख्य नियम, अधिगम के 3 मुख्य नियम, 3 मुख्य नियम, और बात किया जाए मुख्य नियम, और बात किया जाए 5 जो है गौड़ नियम दिया है इन्होंने, तो गौड़ नियम दिया है। तो दोस्त यह आप सभी के लिए महत्वपूर्ण था, इसे आप नोट कर लेंगे क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो अधिगम का जो सिद्धांत नहीं दिया है वह बीएस ब्लूम ही नहीं दिया है, इसीलिए दोस्त बात करें आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 5th नंबर के लिए बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की, या शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने में। ध्यान देंगे शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण हम किस लिए यूज करते हैं? बात किया जाए करा ए ऑप्शन में करा कि ज्ञान के स्थानांतरण करने में। जो शिक्षण का हम सिर्फ यही प्रयोग करते हैं, ज्ञान को हम ट्रांसफर कर दें, और उसका कोई मतलब और नहीं होता। ज्ञान का जो हमारे पास नॉलेज है उसका यही उद्देश्य है कि आपके पास सिर्फ हम ट्रांसफर करते जाएं, उसका स्थानांतरण करते जाएं, अंतरण करते जाएं। इसका उद्देश्य मेन उद्देश्य नहीं है। ध्यान देंगे करा अधिगम को निर्देशित करता है करने की, तो अधिगम को निर्देशित हम नहीं करते हैं। बात करें अनुदेशन देने की तो यह भी गलत होगा। कर अधिगम शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने में। ध्यान देंगे जो शिक्षण अधिगम है, जो टीचिंग लर्निंग है, जो टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया चली, प्रोसेस चली, उसको हम क्या करें? अधिक से अधिक सरल करके क्या करें? आपके पास भेजने का कार्य कर रहे हैं। जो भी आप सभी देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, हम क्या करें? अधिक से अधिक उसको सरल भाषा में प्रयोग करके आपके साथ
साथ आपके सामने दे रहे हैं, जिससे आपको वह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप सीख जाए। तो इसीलिए दोस्त बात करें हमारा क्या होगा, डी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलेंगे छठवां नंबर क्वेश्चन, शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं? करा कि 1 चर, 2 चर, 3 चर या 4 चर। ध्यान देंगे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान दें। या क्वेश्चन करा कि कितने, जो शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं। अगर चर की बात करें तो 3 प्रकार के चर हैं, 3 प्रकार के चर हैं, 3 प्रकार के चर हैं। और 3 प्रकार के चर की बात करें तो फर्स्ट जो चर है वह बोला जाता है, वह दोस्त बात करें वह बोला जाता है दोस्त स्वतंत्र चर। क्या होता है? स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर बात करें। दूसरे की बात करें आश्रित चर। आश्रित चर बोला जाता है, आश्रित चर बोला जाता है। तीसरे की बात करें जिसे हम जानते हैं मध्यस्थ चर। और मध्यस्थ चर की बात करें, मध्यस्थ चर क्या होता है? मध्यस्थ, ध्यान दें, मध्यस्थ चर होता है, मध्यस्थ चर होता है। अगर पूछा आश्रित चर कौन होता है, तो आश्रित चर की बात करें वह स्वतंत्र चर कौन होता है? शिक्षक होता है। स्वतंत्र चर कौन होता है? शिक्षक होता है। आश्रित चर कौन होता है? शिक्षार्थी होता है। कौन? शिक्षार्थी होता है। यह इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान देंगे। अगर मध्यस्थ चर की बात करें तो पाठ्यक्रम होता है। क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस। तो हमारे लिए शिक्षक क्या है? वह स्वतंत्र चर है। आश्रित चर शिक्षार्थी को बोला जाता है। मध्यस्थ चर जो बोला जाता है वह सिलेबस को बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसमें से सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन को देखते चलें, समझते चलें और आगे बढ़ें। चलेंगे 7 नंबर के लिए। कह रहे कि पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? पाठ्यक्रम किस चर में आता है? आश्रित चर पर, मध्यस्थ चर पर, स्वतंत्र चर पर, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया कि आश्रित चर कौन है? वह विद्यार्थी है। आश्रित चर आपसे पूछ लेता तो आप बता देते हैं यहाँ पर दोस्त, कह देते कि विद्यार्थी क्या है? आश्रित चर है। अगर आपसे मध्यस्थ चर पूछ लेता तो आप बता देते हैं यहाँ पर कि पाठ्यक्रम क्या है? मध्यस्थ चर है। पाठ्यक्रम क्या है? मध्यस्थ चर है। अगर स्वतंत्र चर आपसे पूछता, स्वतंत्र चर की बात करें, स्वतंत्र चर पूछता आपसे, तो वह दोस्त कौन सा है? वह शिक्षक है। कौन है? शिक्षक है। इसलिए आपसे क्या इसमें से पूछ रहा है? तो पाठ्यक्रम पूछ रहा, तो पाठ्यक्रम क्या होगा? वह मध्यस्थ चर होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को देखें, समझे, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वही आपके दिमाग में आप नोट करते हुए चले, अपने दिमाग में सेट करते हुए चले, वह उसी ना वैसे कहीं क्वेश्चन आप सभी को हो सकता है देखने को मिल जाए। आगे हम चलेंगे 8 नंबर के लिए। कह रहा कि स्मिथ ने जो शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक किसे बताया है? अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, पाठ्यक्रम को। तो स्मिथ की बात करें तो जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया उन्होंने बताया, उसमें कार्यवाहक की बात किसने की? किसने कहा? मतलब कौन सा इसमें से कार्यवाहक होगा? तो उन्होंने बताया, शिक्षक को क्या बताया था? कार्यवाहक के रूप में माना था। किसके रूप में? कार्यवाहक के रूप में। इसलिए दोस्त बात करें हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। करा कि 9th नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। करा निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? करा कि प्रवृत्ति स्तर, प्रेरणा स्तर, या स्मृति स्तर, या अवबोध स्तर। ध्यान देंगे दोस्त, अगर आपसे शिक्षण के स्तर की बात करें, अगर आपसे पूछ ले शिक्षण के स्तर की बात करें और शिक्षण की बात करें, शिक्षण के स्तर की बात कर लें, शिक्षण के स्तर की बात करें, तो आप बताएंगे शिक्षण के कितने स्तर हैं? आप बताएंगे 3 स्तर हैं। 3 स्तर की जब आपसे बात करता है तो ध्यान देंगे 3 स्तर कौन कौन सा है? ध्यान दें, वह 3 स्तर है। बात करें तो सबसे पहले जो होता है स्मृति स्तर, स्मृति स्तर है। और बात किया जाए स्मृति स्तर, अगर आपसे बात करें दूसरा, तो आप बताएंगे बोध स्तर, या बोध स्तर, या इसे बोलते हैं अवबोध स्तर बोलते हैं। बोध स्तर या अवबोध स्तर भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे तीसरे की कौन सी स्तर है, तो आप बता देंगे उसे चिंतन स्तर होता है। क्या होता है? चिंतन स्तर होता है, या इसे बोलते हैं प्रावर्ती स्तर। क्या होता है? प्रावर्ती स्तर भी बोला जाता है, प्रावर्ती स्तर भी बोला जाता है। अगर पूछे जो स्मृति स्तर कौन दिया है? हर्बर्ट ने दिया है। क्या दिया है? हर्बर्ट ने दिया। अगर आपसे पूछे बोझ स्तर किसने दिया है, तो आप बताएंगे मोरिसन के द्वारा दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि जो चिंतन स्तर किसने दिया है, तो आप बताएंगे पी हंट ने दिया है। अगर आपसे पूछे शिक्षण का स्तर किसने दिया है, तो आप बताएंगे पाल विक्स ने दिया है। किसने? पाल विक्स ने दिया है। पाल विक्स ने दिया है। ध्यान देंगे, पाल विक्स ने दिया है,
ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्त आपका जो इसमें से राइट आंसर होगा वह क्या होगा, अप्रेरणा स्तर कोई प्रकार का नहीं है। शिक्षण का स्तर अप्रेरणा कोई प्रकार नहीं, इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन देखने आपके सामने एकदम बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दे रहा हूं, जहां पर हो सकता है मुझे एक्सप्लेन करने की वह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर करता चल रहा हूं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सामान्यकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या तैयारी। आप बताएंगे इसमें से कौन सा उभयनिष्ठ होता है, आप इसमें से बताएंगे कौन सा उभयनिष्ठ है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें से बताएं कौन सा उभयनिष्ठ है। दोस्त अच्छा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा, बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो आप जानते हैं प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण क्या होता है। स्मृति स्तर की बात करें तो किसने दिया है, स्मृति स्तर की बात करें तो आप बताएंगे किसने दिया, हार्वर्ड ने दिया है। किसने दिया है, हार्वर्ड ने दिया है। अब आपसे पूछे तो सबसे पहले कौन सा आता है, प्रस्तावना आता है। क्या, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण क्या आता है, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण आता है, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण। तीसरी की बात करें तुलना, तुलना आता है। चौथे की बात करें सामान्यीकरण आता है, सामान्यीकरण होता है। और पांचवें की बात करें, वह बात करा जाए उसे हम बोलते हैं अनुप्रयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामान्यीकरण और फिर क्या बोलते हैं, अनुप्रयोग बोलते हैं। तो पांच हार्वर्ड ने क्या है, हार्वर्ड का जो पंचपदी प्रणाली है, क्या है, पंचपदी प्रणाली है। अब हम बात करेंगे हम सभी, तो ध्यान देंगे जो बात करें या बोला जाता है हार्वर्ड का पंचपदी प्रणाली भी किसके नाम से बोला जाता है, हार्वर्ड के पंचपदी, हार्वर्ड के पंचपदी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान देना है। अगर आपसे पूछे हार्वर्ड के पंचपदी प्रणाली में कौन सा नहीं है, तो यह आपके क्रम याद होना चाहिए और इसमें से जो नहीं रहेगा वही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्त अगर हम बात करें कि आपका जो बोध स्तर दिया गया है, तो अन्वेषण प्रस्तुतिकरण क्या बोला जाता है, अन्वेषण बोला जाता है, अन्वेषण बोला जाता है, प्रस्तुतिकरण बोला जाता है, अन्वेषण प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, अन्वेषण प्रस्तुतिकरण। और फिर बात की जाए वह बोला जाता आत्मीयता, आत्मीयता बोला जाता है। आप बात करें संगठन बोला जाता है। और आपसे बात करें तो जो लास्ट है, जो अन्वेषण प्रस्तुतिकरण, बात करें आत्मीयता, संगठन और आपका अभिव्यक्तिकरण। क्या होता है दोस्त, अभिव्यक्तिकरण होता है। क्या होता है, अभिव्यक्तिकरण। क्या होता है, अभिव्यक्तिकरण होता है। तो यह पांच क्या है, यह क्या है, पांच, जिसे हम बोलते हैं बोध स्तर, या इसे बोला जाता है बोध स्तर या अवबोध स्तर बोला जाता है। अवबोध क्या बोला जाता है, बोध स्तर, या इसे बोलेंगे अवबोध स्तर भी बोलते हैं। और यह किसने दिया था, अवबोध स्तर की बात करें या किसने दिया था, तो आप बताएंगे मोरिसन ने दिया था। अब आप ध्यान दें इसमें से कौन सा कॉमन हो सकता है, ध्यान देंगे इसमें से क्या कॉमन है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ध्यान दें, आपके सामने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके पेपर में पूछा जाता है। अगर आपसे यही तो पूछ रहा है कौन सा इसमें से कॉमन है, तो आप देख रहे हैं क्या इसमें प्रस्तुतिकरण इसमें भी है और इसमें भी क्या है, प्रस्तुतिकरण है। इसलिए क्या होगा, राइट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं ना कहीं आप सभी को देखने को मिलता है या क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है। तो हार्वर्ड के जो बात करें तो या स्मृति स्तर को आप ध्यान रखेंगे, जो प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग होता है। और बोध स्तर की बात करें अन्वेषण प्रस्तुतिकरण, आत्मीयता, संगठन और व्यक्तिकरण। यह आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ध्यान देते हुए परखते हुए पढ़ते हुए आगे दोस्त पढ़ेंगे। क्रम मोरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे क्या है, क्या प्रस्तुतिकरण या खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीयता या वाचन या व्यक्तिकरण। तो बताएंगे करा कि मोरिसन के द्वारा क्या दिया गया दोस्त। अगर आपसे पूछा जाए, मैंने आपको बताया मोरिसन के द्वारा क्या दिया गया है, आप बताएंगे बोध स्तर दिया गया। क्या स्तर, बोध स्तर दिया गया। या तो आपको पता है पहले से क्या बोध स्तर दिया गया है। अब जब बोध स्तर दिया गया दोस्त, तो इसमें से ध्यान दें, बोध स्तर दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से क्रम है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कौन सा क्रम आता है, सबसे पहले अन्वेषण आता है। अन्वेषण या इसे बोला जाता है खोज। अन्वेषण को हम क्या बोल सकते हैं, अन्वेषण को क्या बोला जा सकता है, अन्वेषण को सबसे पहले मैंने बताया अन्वेषण आता है, या इसे हम खोज बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दूसरे पर क्या आएगा, दूसरे पर आता है प्रस्तुतिकरण। मैंने अभी आपको लिखाया है, जिससे बार बार मैं इस वजह से लिख रहा हूं जिससे आपको हो जाए याद।
तो दूसरे पर क्या आता है, पहले पे अन्वेषण, दूसरे पर प्रस्तुतिकरण, तीसरे की बात करें जिसे मैंने आपको बताया था आत्मीकरण, क्या होता है, आत्मीयकरण होता है। चौथे की बात करें जिसे हम संगठन या व्यवस्था बोलते हैं, संगठन या व्यवस्था बोलते हैं। और पांचवें की बात करें तो वह क्या है, पांचवें की बात करें यह अव्यक्तीकरण या वाचन बोला जाता है, अव्यक्तीकरण या वाचन बोला जाता है। अब बात करें तो कौन सा इसमें से मिल रहा है, तो पहले पे खोज होगा, दूसरे पर प्रस्तुतिकरण होगा, तीसरे पर आत्मीकरण, चौथे पर संगठन और पांचवें पर अव्यक्तीकरण। तो हमारा क्या होगा, तो इसमें कौन सा होगा, फर्स्ट, इसमें सेकेंड फर्स्ट और फोर्थ फिर सेकेंड, और राइट आंसर होगा बी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, वह बी इज द राइट ऑप्शन। समझ पा रहे होंगे आप। तो दोस्त कौन सा होगा, वो आप बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अन्वेषण आता है, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर आत्मीकरण, फिर संगठन, अव्यक्तीकरण। ये आपको याद होना चाहिए। पेपर में यहां से क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 12 नंबर के लिए। दोस्त बताएंगे क्या करेक्ट होगा। कारण निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है का पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। आप बताएंगे इसमें से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अवबोध स्तर की बात कर रहा है, तो अवबोध स्तर की बात करें तो हम जानते हैं अनुप्रयोग और तुलना क्या है, वह स्मृति स्तर का है। क्या है, स्मृति स्तर का है। अगर आपसे पूछे कि बोध स्तर का कौन है, बोध स्तर का अन्वेषण या इसे बोलते हैं खोज बोला जाता है, या क्या है दोस्त, या बोध स्तर का है, या बोध स्तर का है। मैंने आपको ही पहले बताया था कौन सा है, बोध स्तर का सबसे निम्नतम स्तर है। क्या है, निम्नतम स्तर है, निम्नतर स्तर है। इसलिए दोस्त राइट ऑप्शन होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को ध्यान देते हुए चले तो अन्वेषण क्या होगा, वह अवबोध स्तर में शामिल है। अब बात करेंगे कर के निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। कौन सा ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा इसमें से स्तर नहीं है। क्या स्मृति स्तर, बोध स्तर, प्रावर्ती स्तर या दूरवर्ती स्तर। मैंने आपको दोस्त बताया कि पालविक्स ने क्या बताया था। पालविक्स की बात करें तो पालविक्स ने क्या दिया, पालविक्स ने दिया शिक्षण के स्तर को, पालविक्स ने दिया शिक्षण के स्तर को दिया। किसने, शिक्षण के स्तर को बताया। अगर आपसे पूछा शिक्षण का स्तर कितने बताया था, उन्होंने 3 प्रकार के बारे में बताया। तो पहला जो बताया था स्मृति स्तर, कौन बताया था, स्मृति स्तर का खोज करने वाला था हर्बर्ट स्पेंसर। दूसरे की बात करें बोध स्तर आप जानते हैं जो मोरिसन के द्वारा। तीसरा आप जानते हैं चिंतन स्तर, इसे बोलते हैं प्रावर्ती स्तर भी बोला जाता है। तो बात किया जाए दोस्त इसमें से कौन सा नहीं होगा, वह दूरवर्ती किसी प्रकार का स्तर नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझते चलें, ऐसे ही क्वेश्चन आप सबके पेपर में कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। और प्रीवियस ईयर की बात करें तो ऐसे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिला है, आपके पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 15 नंबर के लिए। दोस्त बताएंगे 14 नंबर के लिए जो आपका 14 का जो राइट ऑप्शन होगा, बात किया जाए 13 का आपका जो राइट ऑप्शन होगा डी होगा। 14 की बात करें, कह कि ध्यान देंगे, कारण निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो आप जानते हैं कौन सा नहीं, स्मृति स्तर है, बोध स्तर है, चिंतन स्तर है, वर्णन। तो इसमें से कौन सा होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। तो वर्णन किसी प्रकार का स्तर नहीं है, या क्वेश्चन अच्छा था। तो स्मृति स्तर आप जानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जिसे जानते हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। और यहीं पर बात करें बोध स्तर किसने दिया है, वह मोरिसन ने दिया है। और यहीं पर चिंतन स्तर की बात करें तो पी हंट ने दिया है। आगे हम चलेंगे 15 नंबर के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देते हुए चले। कारण निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। दोस्त बताएंगे, कमेंट करने की कोशिश कीजिए आप सभी, क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। ध्यान देंगे मित्र, इसमें से जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है इसमें से राइट आंसर क्या होगा, वह दोस्त बात करें आपका डी ऑप्शन राइट होगा। जो शिक्षण का सूत्र होता है वह आगमन से निगमन होता है, आगमन से क्या होता है, निगमन होता है, ना कि निगमन से आगमन होता है। तो आगमन की ओर होता है, क्या होता है, आगमन से निगमन की ओर होता है। इसीलिए दोस्त बात करें हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। दृश्य से अदृश्य होता है, एकदम सही है। अनिश्चित से निश्चित होता है, यह भी सही है। कठिन सरल से कठिन, यह भी होता सही है। तो हम सबसे पहले बच्चों को कैसे बताते हैं, सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं। पहले सरलतम, फिर उससे धीरे धीरे कठिन की तरफ ले जाएंगे। अनिश्चित से निश्चित की ओर, यह ध्यान दें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप सभी के पेपर में आ सकता है, तो ध्यान देंगे कि आप ध्यान दें कि निश्चित से अनिश्चित नहीं होता है, अनिश्चित से निश्चित होता है। जब आप देखते होंगे, जब आप पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं, जैसे मेरे सामने आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसी में से किसी एक ऑप्शन को आप क्या करते हैं, चूज करते हैं, पसंद करते हैं और उसी को क्या करते हैं, राइट ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो दोस्त बात करें तो आपके सामने पहले अनिश्चितता है, फिर आप निश्चित की ओर जाते हो, इसीलिए बोला जाता है अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। पहले आप जो सामने दिखा जाए उसको, फिर जो सामने नहीं उसकी भी उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो दृश्य से अदृश्य होता है, इसका मतलब सही है। लेकिन डी ऑप्शन की बात करें, निगमन से आगमन नहीं होता, आगमन से निगमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए इन्फॉर्मेशन है वह दोस्त बात करें यूपी त्रिवर्षीय पेट का इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने कंप्लीट कोर्स होगा। बात करें कंप्लीट कोर्स की बात 1299 का है। हिंदी इंडिविजुअल की बात करें, क्लास के बारे में बात करें 249 का है। डिटेल बुक की बात करें 299 का है। प्रैक्टिस बुक बात करें 90 रुपए का है। कम्बो बुक की बात करें 350 का है। दोस्त आप सभी के सामने 2 बुक दिख रहे हैं, उसमें से बात करें संपूर्ण अध्ययन सामग्री की बुक दिखाई दे रहे होंगे और प्रैक्टिस बुक दिखाई दे रहे हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। और बात करें साथ साथ बात किया जाए आधुनिक इतिहास की क्लास चल रही है, इसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इंडिविजुअल बैच आपके सामने होगा और यहाँ 2 नंबर दिए गए, यहाँ पर संपर्क करें अगर कोई दिक्कतें हो रही हैं कोर्स से संबंधित। आगे हम चलेंगे दोस्त, 16 नंबर के लिए दोस्त बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। करा कि कौन सा उपयुक्त नहीं है, करा वस्तुओं का परीक्षण करना, अवलोकनों और रिकॉर्ड दर्ज करना, करा रेखांकित चित्र बनाना या वास्तविक अनुभव प्राप्त करना या अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। ध्यान देंगे मैंने आपको बताया वस्तुओं का क्या करते हैं, आप प्रक्षेपण करते हैं, अवलोकनों को रिकॉर्ड करते हैं और दर्ज करते हैं, एकदम सही है। जो उच्च प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है, देखिए उच्च प्राथमिक लेवल, इसका मतलब है बच्चा जूनियर लेवल पर बात कर रहा है। और जूनियर लेवल आप जानते हैं 6 से 8 है, क्लास के बच्चों को बोला जाता है, क्लास के बच्चों को बोला जाता है। अब ध्यान दें तो कर कौन सा उपयुक्त नहीं होगा, तो दोस्त देने अवलोकन को रिकॉर्ड करना या तो एक तरीका है 6 से 8 के बच्चों के लिए, रेखांकित चित्र बनाना या भी वास्तविक अनुभव प्राप्त करना या, लेकिन अमूर्त चिंतनता के द्वारा विषय को क्या करना, सीखना। अभी बच्चा उस लेवल का नहीं हो पाया है, उस स्टैंडर्ड का नहीं हुआ, अभी अमूर्त जो वस्तुओं के माध्यम से वह सीख पाए। तो सामने ध्यान दे, अभी बच्चे को हम सिखाने का यही प्रयास करेंगे, मूर्तता रहे उसमें। तो राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। 17 नंबर के लिए बताएंगे दोस्त, करेक्ट क्लास 1 और 2 के बच्चे कैसे सीखते हैं। क्लास 1 और 2 के बच्चे कैसे सीखते हैं, अमूर्त अनुभव से शीघ्रता से सीखते हैं क्या, मूर्त अनुभव से शीघ्रता से सीखते हैं या पढ़ कर सीखते हैं या लिख कर सीखते हैं। अच्छा क्वेश्चन बताइए दोस्त, इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। जी दोस्त आप सभी बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से क्या राइट आंसर ढूंढिए, आप सभी बताने का क्या प्रयास कर रहे हैं, देखें आप सभी के क्या आप सभी बताते हैं। तो आप जानते हैं दोस्त, जो क्लास 1 या 2 के बच्चे हैं या लेवल के बच्चे हैं, तो वह अभी ध्यान दें क्लास 1 या 2 का बच्चा है, तो इसका मतलब है अभी बच्चा लगभग 7 साल का, 6.5-7 साल का बच्चा होगा। तो करा कि अमूर्त अनुभव के माध्यम से नहीं सीख सकता, अभी अमूर्त चिंतन उसमें करने योग्य नहीं है, इसका मतलब यह गलत होगा। करा मूर्त अनुभव से सीखता है, एकदम सही है। मूर्त जो दिखाई देता है उसी के अनुभव को प्राप्त करके क्या बच्चा सीख लेता है। पढ़कर सीखना, अभी उसमें पढ़ना इतना इंटरेस्टेड नहीं है, गलत होगा। लिख कर सीखना या भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन दोस्त बात करें वह बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 18 नंबर के लिए बताएं क्या आंसर करेक्ट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीति के लिए के उदाहरण है। करा लक्ष्य और समय सारणी निर्धारित करना, या करा संगठनात्मक चार्टों और धारणाओं को नक्शे बनाना, या फिर करा उदाहरणों गैर उदाहरणों के बारे में सोचना या स्वयं से प्रश्न करना। तो करा ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में करा फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, करा फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और थर्ड, फोर्थ, फिर करा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ध्यान देंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर टाइप गलत किया गया है। क्या है, टाइप थोड़ा सा गलत है। क्या है, टाइपिंग जो है एरर है। टाइपिंग क्या है, हम उम्र को समझाना, यहाँ पर एक ऑप्शन है। क्या है, हम उम्र को समझाना, एक ऑप्शन छूट गया है। क्या है वह फोर्थ नंबर क्या लिखा गया है, हम उम्र को समझाना, हम उम्र को समझाना। तो समझाना, हम उम्र को समझाना मतलब आप हम उम्र बच्चों को क्या करते हैं, उसके साथ वार्तालाप करते हैं, बात करके सीखते हैं। तो यह भी एक ऑप्शन में था, लेकिन
4 ही ऑप्शन लिखा गया है तो कोई बात नहीं है, हम समझ लेते हैं। तो एक ऑप्शन उसमें से क्या है, हम उनको समझाना। तो लक्ष्य और समय सारणी निर्धारित होना एकदम सही। अगर आप प्रभावी अधिगम की रणनीति बना रहे हैं तो आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, आपके पास एक समय सारणी होनी चाहिए कि हाँ हमें इतना करना ही करना है। अदरवाइज क्या होगा कि आपका समय इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप इधर उधर टाइम खर्च हो जाएगा। तो आप एक लक्ष्य बनाइए जो जिस लक्ष्य पे पहुंचना है और उसी के अनुरूप एक क्या कीजिए, टाइम टेबल बनाइए और कार्य करते रहा करें। तो पर डे मेहनत करेंगे तो ही आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। संगठनात्मक चार्टों और धारणाओं को नक्शे बनाना एकदम है, जो हम कॉन्सेप्ट को उसके अनुरूप उसी के पैटर्न पे हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे। उदाहरण और गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, दोनों के बारे में हम सोचेंगे। प्रश्न स्वयं से प्रश्न पूछना कि जब हम कोई चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे मैं आपको कोई चीजें पढ़ाया समझाया, तो आपको 1 घंटे पढ़ाने के बाद जब आप जब वीडियो रख देते हैं, मतलब मोबाइल को रख देते हैं, तो इसके बाद आप सोचिए कि क्या आज हम क्लास में पढ़े, क्या मैंने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। जब अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा आप घुमाते हैं तो आपके दिमाग में यह होता है कि आप जब घुमाने के बाद आपके मस्तिष्क में एक प्रोसेस होता है, एक क्या होगा, एक प्रोसेस होगा, एक प्रक्रिया के माध्यम से प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपको लगेगा हाँ वाकई में, जब आप फिर से रिकॉल करेंगे अपने मस्तिष्क को घुमा करके समझ करके, तो आपको जो चीज़ें लगेगा कि हाँ यह भूल गया या नहीं समझ पा रहा, तो फिर से आप वीडियो को देखेंगे। लेकिन आपके दिमाग में अगर वो गया, चित्र बन गया उसका, तो फिर कभी नहीं भूलेगा, वह एक तरीके से आपका स्थिर हो जाएगा, स्थायी रूप से आप समझ जाएंगे। तो यह भी होना चाहिए, स्वयं से प्रश्न करना भी होना चाहिए, हम लोगों के समझना भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, इसमें से दोस्त बात करें तो 4 ही ऑप्शन है, वैसे एक ऑप्शन और बना लेते हैं हम, ध्यान देंगे। राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन दोस्त। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या करेंगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्त, 18 का जो राइट होगा वह बी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन की बात करें तो यह किसने दिया है, सबसे पहले या तो पता होना चाहिए आपका, तो स्किनर ने दिया है, स्किनर ने दिया है। और स्किनर ने जो बात किया करें तो वह अभ्यास का सिद्धांत नहीं दिया। किसका, वह किसका, अभ्यास का सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया था। अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया था, वह बात किया जाए थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने, थॉर्नडाइक ने दिया था। और थॉर्नडाइक का जो अभ्यास का नियम है वह क्या है, एक मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। किसके, मुख्य नियम के अंतर्गत आता है, मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं जो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए, जिसमें से बात किया जाए, सबसे पहले उन्होंने बताया कि सब तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अगर आप तत्पर रहेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सा नहीं है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत या स्किनर ने दिया है। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत आप जानते हैं स्किनर का है। पुनर्बलन का सिद्धांत यह भी स्किनर का है। तो कौन सा इसमें से नहीं होगा, वह दोस्त बात करें वह ए ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। और जो नहीं होगा वही हमारा क्या होगा, राइट होगा। तो दोस्त हमारा बी इज द ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे 20 नंबर के लिए दोस्त, बताएं क्या आंसर हो सकता है। करा पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। स्वतः शोध के, कल एल्गोरिथम के, या मानसिक वृत्ति के, या प्रक्रियात्मक स्थिरता के। दोस्त अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। तो ध्यान दें, स्वतः शोध का मतलब होता है, स्वतः शोध का बात करें तो स्वतः शोध, इसका पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण की बात किया जाए तो किसके उदाहरण है, तो यार दोस्त किसके हैं, स्वतः शोध के हैं। किसके हैं, स्वतः शोध के हैं। मतलब खुद से हम क्या करेंगे, शोध करेंगे और इसका एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आता है। चलेंगे सूक्ष्म विशेष, अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी के सामने एक्सप्लेन की, या चैप्टर आपके सामने दिया गया है माइक्रो टीचिंग। बात करें या आप सभी के सिलेबस में माइक्रो टीचिंग दिया गया है, पूछा जाएगा अवश्य, जरूर आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं या माइक्रो टीचिंग देखने को मिलेगा। माइक्रो टीचिंग सिलेबस में है। अब ध्यान दें कारक, जो प्रथम पद कौन सा है, ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो टीचिंग में कितने पद होते हैं, तो आप दोस्त बताएंगे माइक्रो टीचिंग में 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले योजना बनाना, क्या होता है, योजना बनाना होता है, योजना बनाना होता है। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा जो बात करेंगे उसे हम कहेंगे शिक्षण होता है, क्या होगा, शिक्षण होगा। तीसरे की बात करें वह प्रतिपुष्टि बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रतिपुष्टि बोला जाता है। और चौथे की बात करें तो पुनर्योजना होता है, क्या होता है, पुनर्योजना होता है,
पुनर्योजना बोला जाता है, पुनर्योजना बनेगा। और बात किया जाए और इसके बाद क्या होगा, पुनर्शिक्षण होगा, पुनर्शिक्षण होता है, क्या होता है, पुनर्शिक्षण होगा। इसके बाद बात करेंगे वह पुनर्प्रतिपुष्टि होगा, क्या होगा, पुनर्प्रतिपुष्टि होता है, पुनर्प्रतिपुष्टि होता है। तो या आप जान लें पुनर्प्रतिपुष्टि बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले पद कौन सा है, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी इज द राइट ऑप्शन, क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। ध्यान देंगे दोस्त, आपसे यह पूछा जा सकता है कितने हैं, 6 पद होते हैं, 6 पद होते हैं। 6 पद आपके क्रम याद होने चाहिए और क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है, क्रम से लगाने के लिए क्या होता है, यह पूछा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, वह सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन को समझते चले, एक स्क्रीनशॉट जरूर लें। देखिए आप स्क्रीनशॉट जब ले लेंगे तो एक बार जब आप अपने फोन में उसके फोटो को देखेंगे तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा चीजें। आगे हम चलेंगे, बात करेंगे करा 22 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या राइट आंसर हो सकता है। करा कि इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। करा कि D.W. एलन, बुश या डेविड ह्यूम या एचिसन। सबसे पहले बात करें 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में तो अमेरिका के स्टैनफोर्ड बात करें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बात करें, सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण की आधारशिला रखी जाती है। किसकी, सूक्ष्म शिक्षण की बात की जाती है, सूक्ष्म शिक्षण की बात की जाती है। किसके, कितने शिक्षण की बात करेंगे 1960 में। अगर आपसे पूछे सबसे पहले जो व्यक्ति था वह एचिसन और बात करें बुश, और यह 2 व्यक्ति थे। सबसे पहले या 1961 में माइक्रो टीचिंग, मतलब उन्होंने माइक्रो टीचिंग नाम नहीं दिया था, बताया था। 1963 ईस्वी में सबसे पहले आते हैं कौन, वह आते हैं डब्ल्यू एलन की बात करें, डब्ल्यू एलन आते हैं और इनके द्वारा क्या नाम दिया जाता है, वह सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग नाम दिया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण नाम दिया जाता है। और बात किया जाए सूक्ष्म शिक्षण के जनक की बात करें, अगर आपसे पूछ ले सूक्ष्म शिक्षण का जनक कौन है तो आप बता देंगे डब्ल्यू एलन। तो जनक की बात करें तो एलन ही बोले जाते हैं। आगे बात करेंगे दोस्त, इसमें से क्या राइट होगा, वह इनमें से डेविड ह्यूम, जो इनसे किससे संबंधित नहीं है, मतलब शिक्षण से संबंधित नहीं है, कौन, डेविड ह्यूम आपका राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझें, सीखें। 23 नंबर के लिए दोस्त बात कर रहा है, करा पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठन क्या है। करा संगठन क्या है, क्या पूर्व ज्ञान, व्याख्या, संपट लेखन या गृहकाल। प्रस्तावना कौशल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, पूर्व ज्ञान का होना जरूरी है। अगर पाठ प्रस्तावना कौशल का सबसे मुख्य संगठन पूछ रहा है तो आप बता देंगे पूर्व ज्ञान होगा, क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम पाठ की प्रस्तावना को मेंटेन करते बनाते हैं और उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त हमारा जो राइट आंसर होगा वह इज द राइट ऑप्शन। 24 नंबर के लिए क्वेश्चन अच्छा है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। चलो 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या 30 मिनट। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है जी, बताएंगे इसमें से दोस्त क्या राइट होगा। आप इसमें से दोस्त बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। सूक्ष्म शिक्षण की बात करें, ध्यान देंगे सबसे पहले जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में खोला गया, अमेरिका में यूनिवर्सिटी में खोला गया, तो इसका टाइम कितना मिनट होता था। इसका माइक्रो टीचिंग की बात करें तो यह 45 मिनट में, 45 मिनट कहाँ पर होता है, अमेरिका में पूछा जाए तो यह 45 मिनट का होता है माइक्रो टीचिंग। अगर आपसे दोस्त पूछे कि क्योंकि हमसे पूछ रहा भारतीय प्रतिमान में, अगर पूछे भारतीय प्रतिमान में कितना मिनट का होता है, भारतीय प्रतिमान में पूछे कि सूक्ष्म शिक्षण कितने मिनट का होता है, सूक्ष्म शिक्षण कितने मिनट का होता है, तो आप जो दोस्त बात करेंगे कह देंगे दोस्त 36 मिनट का होता है। कितने मिनट का, 36 मिनट का। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा गया कई बार। अगर आपसे पूछे भारतीय प्रतिमान की में को जो बनाया गया किसने बताया, NCERT, किसने बताया, NCERT। और बात करें वीके पासी, कौन थे, वीके पासी मिलकर क्या बनाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं। 36 मिनट होगा,
कितना मिनट का होगा? 36 मिनट। बीके पासी की बात करें तो बीके पासी की जब आप बात करते हैं तो कहाँ के थे? इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इंदौर विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रोफेसर थे। विद्यालय के प्रोफेसर थे। कौन के? प्रोफेसर बीके पासी। अगर पूछा जाए भारत में पूछा जाए तो आप अगर भारत में पूछा जाए, भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक आपसे पूछा जाए, सूक्ष्म शिक्षण के जनक की बात करें तो आप किसको बताएंगे? वह बताएंगे बीके पासी को बताएंगे। किसको? बीके पासी को बताएंगे। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले अगर पूछा जाए सबसे पहले भारत में सूक्ष्म शिक्षण की बात किसने की? सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण की बात सबसे पहले किसने की? तो आप वह बताएंगे किसे? वह बताएंगे दोस्त, वह उनका नाम है, सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण की बात अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे दोस्त उनका नाम है क्या? दिमाग से थोड़ा सा हट रहा है। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रोफेसर कौन थे? वे थे थोड़ा सा हमें याद नहीं आ रहा अभी, वैसे तो याद था दोस्त, थोड़ा सा दिमाग से हट रहा है, तो अभी जैसे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन थे वह। तो बीके पास से अगर पूछा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक भारत में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे डी तिवारी कौन थे दोस्त? डी तिवारी, याद आ गया दोस्त, ध्यान देंगे वह कौन थे? डी तिवारी थे। बात करें सबसे पहले बात करने वाला कौन था? वह डी तिवारी थे। डी तिवारी सबसे पहले बात करते हैं भारत में सूक्ष्म शिक्षण का। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा 36 मिनट। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? ए इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे, इसी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं दोस्त। करक की ध्यान दें, करक 25 नंबर के लिए बात कर रहा है। करक की एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, या करा कि शब्दों को या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, या निम्न स्तर शब्दावली कौशल, या पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो करा कि कौन एक विद्यार्थी पाठ में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, तो कैसा बच्चा है? करा कि एक सृजनात्मक विद्यार्थी है क्या? अधिगम आसक्तता वाले बच्चे हैं क्या? या मानसिक क्षति वाला बच्चा है? या स्वलीन वाला बच्चा है? तो कह रहा कि पढ़ने के प्रति क्या है? चिंतित है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में उसे कठिनाई हो रहा है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने में याद करने में कठिनाई हो रहा है। तो बताएंगे इसमें से वह किस प्रकार का बच्चा हो सकता है। अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्त, वह बच्चा किस प्रकार का, क्या सृजनात्मक बालक कहलाएगा? सो सृजनात्मक बालक में यह होता है कि वह नए नए खोज करता है, तो सृजनात्मक वाला तो हो नहीं सकता। कह कि मानसिक क्षति वाले बालक, जब सिर्फ मानसिक क्षति वाला बालक रहेगा तो फिर सिर्फ वह मस्तिष्क से संबंधित चीजें नहीं कर पाएगा, अदरवाइज कई चीजें कर लेगा, तो यह नहीं हो सकता। क्या स्वलीन वाले बच्चे अपने आप में लीन होते हैं, वह इस तरीके नहीं। पढ़ने के प्रति चिंतित होता है कौन? वह होता है अधिगम आसक्तता वाले बच्चे। राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले पढ़े हुए पाठों को याद करने में कठिनाई वह कौन सा बच्चा करता है? अधिगम आसक्तता वाला बच्चा करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर 26 नंबर के लिए क्वेश्चन अच्छा है, बताएं। कर पठन कौशल, पठन वैफल बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? कर पठन वैफल का मतलब होता है डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया, मतलब पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, डिसलेक्सिया के नाम से बोला जाता है। किसके नाम से? डिसलेक्सिया के नाम से बोला जाता है। ध्यान देंगे, डिसलेक्सिया का धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, का न्यून अवधान विकार, या करा कि अपसारी चिंतन या पढ़ने में धारा प्रवाहिता। तो पठन वैफल है, अगर पढ़ने में दिक्कत हुआ क्या करेगा? राइट ऑप्शन होगा धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता होगा, मतलब स्पीड से चीजें नहीं पढ़ पाएगा, वह अटक अटक के चीजें पढ़ेगा। तो पठन वैकल्प होगा जो डिसलेक्सिया होगा। अगर दोस्त यही पूछ लेता डिसग्राफिया किसके लिए होता है, डिसग्राफिया किसके लिए होता है, तो आप बता देंगे वह लेखन वैफल्य के लिए। किसके लिए? लेखन वैफल्य के लिए होता है। तो मतलब वैफल्य जिसे लिखने में दिक्कत है। अगर आपसे पूछिए डिसकैलकुलिया किसके लिए होता है,
डिसकैलकुलिया अगर आपसे पूछ ले तो डिसकैलकुलिया बताएंगे, उसे बोल देंगे गणना विकार में। किसमें? गणना विकार में। तो गणना विकार में दिक्कत मतलब गणना करने में दिक्कत होगा। तो इससे आप सभी का अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में आते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा इज द राइट ऑप्शन। 27 नंबर के लिए दोस्त अच्छा क्वेश्चन है। या क्वेश्चन यूपी टेट के यूपी के सुपर टेट की भर्ती में आ चुका है। और बात किया जाए 2019 का जो पेपर हुआ था सुपर टेट का, कर पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या ऑटिज्म का लाएगा, डिसलेक्सिया का लाएगा, डिस्प्रैक्सिया, एरेक्सिया, बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। वैसे तो डिस्प्रैक्सिया होना चाहिए, जो एग्जामिनर ने जो आयोग ने माना उसे माना था डिसलेक्सिया, लेकिन सही बात अगर माना जाए तो डिस्प्रैक्सिया होता है, क्योंकि ये डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, गतिक संबंधी होता है, उसमें पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, लिखने में, दोनों में दिक्कत होता है। तो दोस्त होना चाहिए था सी ऑप्शन, डिस्प्रैक्सिया होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर जो माना, जो आयोग ने माना वह माना था बी, इसीलिए हमको भी मानना पड़ा। राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 28 नंबर के लिए, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, मतलब संप्रेषण, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्रेफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, मतलब सबसे बात करें बातचीत करने में, डिस क्या करा है, जो संप्रेषण संबंधी दिक्कत है, करा कि संप्रेषण संबंधी दिक्कत है तो कौन सा होगा, संप्रेषण संबंधी दिक्कत है तो क्या होगा, डिस, जो संप्रेषण बातचीत करते थे मतलब बातचीत नहीं सही से कर पा रहा है तो क्या हो सकता है। डिसलेक्सिया की बात करें, डिस क्या होगा, डिस्फेसिया होगा, क्या होगा, डिस्फेसिया होगा, डिस्फेक्सिया क्या होगा, डिस्ग्रेफिया की बात करें तो यह क्या बोला जाता है, लेखन संबंधित, लेखन संबंधित लेखन विकार बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिसलेक्सिया क्या होता है तो पठन विकार होता है, क्या होता है, पठन विकार होता है। और डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणना विकार बोला जाता है। तो दोस्त इसमें से अगर संप्रेषण संबंधित हो रहा है तो डिस्फेसिया बोला जाता है, डिस्फेसिया इज द राइट ऑप्शन। देखिए अधिगम अक्षमता की बात करें तो आप सभी के सिलेबस में दिया गया है, अधिगम अक्षमता की बात करें या सिलेबस में दिया गया है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो इसलिए दोस्त बात करें इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे 29 नंबर के लिए, बताएं क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। करा कि एक बच्चा क्या करता है, क्या एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है, मतलब कौन सा इसमें से ग्रस्त होगा, किससे ग्रस्त है, जो वाह को क्या बोलता है, अगर वाह लिखा सा लिखा है तो क्या बोला था, वाज लिख रहा पढ़ रहा है, सा का मतलब देखने वाले को वाज पढ़ा है, न्यूक्लियर को क्या पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को क्या पढ़ा है, अनक्लियर पढ़ रहा है, क्या पढ़ा है, अनक्लियर पढ़ रहा है, अनक्लियर पढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या कर रहा है, अनक्लियर, अंतर नहीं कर पाता, मतलब सा को वास में अंतर नहीं कर पा रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, शब्द जबलिंग विकार है या डिसलेक्सिया है, डिसलेक्समिया है या डिसमोर्फिमिया है या डिसलेक्सिया है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन संबंधी होता है, पठन विकार होता है, क्योंकि ध्यान ने अंतर नहीं कर पा रहा, इसका मतलब होगा डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि सा को वास जो न्यूक्लियर है अनक्लियर कर रहा है। इसका मतलब है डिसलेस्मिया इस तरीके से नहीं होता, देखिए अगर अंतर नहीं कर पा रहा है मतलब या नहीं से ऐसा नहीं कर रहा है, कहीं पढ़ नहीं पा रहा है मतलब लिख नहीं पा रहा है, लिखने में होता डिसलेक्सिया हो, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया हो जाता है, अगर लिखने में होता तो डिस्ग्राफिया हो जाता है, लेकिन कर अंतर नहीं कर पा रहा, तो अंतर करने का मतलब जब वह चीजें देख रहा है तो पढ़ नहीं पा रहा, मतलब सही तरीके से, तो पठन विकार होगा, डिसलेक्सिया होगा, राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, बताने का प्रयास करेंगे। कह कि शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों का समानता किससे ग्रसित होते हैं, कर डिसकैलकुलिया से, डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से या डिस्थीमिया से। आप बताएंगे क्या इसमें से आपसे राइट आंसर पूछ रहा है, क्या होगा, आपसे पूछ रहा क्या, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को समानता किससे दिक्कत होती है। तो मैंने आपको बताया, ध्यान दें, मैंने आपको यही बताया, डिसकैलकुलिया में क्या होगा, गणन वैकल्प होगा, गणन विकार होगा, गणना विकार, क्या होगा, गणना विकार होगा ना, आपको बताया गणना विकार होगा। अगर आपसे पूछा जाए डिसलेक्सिया में क्या होगा दोस्त, तो वह क्या होगा, पठन विकार होगा, क्या होगा, पठन विकार होगा, पढ़ने में दिक्कत होगा। डिस्ग्राफिया में क्या होगा, लेखन विकार होगा, क्या होगा, लेखन विकार होगा, क्या होगा, लेखन विकार होगा।
तो आपका इसमें से क्या पूछ रहा है, शारीरिक रूप से। तो शारीरिक रूप से इसका मतलब शरीर क्या होता है, हाथ से हम लिख रहे हैं, शारीरिक रूप से कर रहा है ना बात। तो हमारा क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा, राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, या सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि शारीरिक रूप से असक्षम बोल रहा है ना। शारीरिक रूप से असक्षम का मतलब है लिखने में दिक्कत हो रहा, मतलब अगर हाथ उसका सही होता तो लिख तो लेता, अगर हाथ सही होता मतलब सही दिक्कत तो हो रही है उसके हाथ में, गलत लिखने में दिक्कत हो रही है, तो इस डिस्ग्राफिया हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। तो दोस्त आप सभी ने देखा कि आप सभी के सामने मैंने 30 क्वेश्चन रखने का प्रयास किया। कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रखने का प्रयास किया, और इसी तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप सभी के पेपर में देखने को मिलेंगे। आप सभी ऐसे ही अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जब क्लास एक बार एंड हो जाए तो एक बार आप सभी पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। कैसा लगा सेशन जरूर आप लोग बताएं। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में, और चैप्टर वाइज चीजें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जरूर आप लोग इस क्लास को अटेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। 30 क्वेश्चन अधिक से अधिक नंबर आप लाएं, जिससे आपका मनोबल बढ़े, आप अच्छा स्कोर भी करें। दोस्त नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।